फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स टॉप 10 बायोलॉजी क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, आज अपन फिर से देखने वाले हैं बायोलॉजी, जो कि पिछले वीक अपन ने कवर अप करी थी। केमिस्ट्री भी अपन ने कवर अप करी है, फिजिक्स भी करी है। आज जनरल साइंस के अंदर अपन बायोलॉजी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी सभी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स, 3 पैकेज के बारे में यहाँ पे बेसिक, प्रो और एडवांस 3 तरीके के पैकेज है, जिससे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो सकती है। यहाँ पे फ्रेंड्स 300 से ज़्यादा वीडियोस आपके पास अवेलेबल है प्रिपरेशन करने के लिए। साथ में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर सकते हैं। साथ में डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपके पास में अवेलेबल है। अगर फ्रेंड्स आपकी कोई क्वेरी है तो आप 7023333675 पे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है, आज है फ्राइडे और आज मैं लेके आया हूँ जनरल साइंस के अंदर बायोलॉजी के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो देखते हैं पहला क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ गैसेज कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस गैसेज। तो मैक्सिमम यहाँ पे मैंने आपसे पूछा है कि यहाँ पे मैं एक मैक्सिमम लगा दीजिए। मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन जो इन 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सी गैस करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, तो सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट आपके लिए जानना जरूरी है। ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती है? गैसेज क्या होती है? ये वो गैसेज होती है जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर ऑब्जर्व करती है, इमिट करती है रेडिएशंस को विथ इन द थर्मल इंफ्रारेड रेंज के अंदर, और इसी की वजह से क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ओके, देखिए यहाँ पे सनलाइट आ तो जाती है, लेकिन जब ये वापस जा रही होती है तब यहाँ पे एक लेयर होने की वजह से, जो कि अपने पॉल्यूशन की, ये बाहर निकल नहीं पाती है। इससे पूरा का पूरा एक कवरिंग बन जाती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। इसके बाद अगर अपन प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें एटमॉस्फेयर के अंदर, तो सबसे पहला नाम जो आपको ध्यान रखना है वो रखना है वाटर वेपर का। ओके, उसके बाद के अंदर अपन बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद में तीसरी इंपॉर्टेंट है मीथेन। ये प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस है जो कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद में नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद में ओजोन। ओके, अगर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होती तो अर्थ का जो टेम्परेचर है ना, एवरेज टेम्परेचर अर्थ का, वो कितना होता? -18 डिग्री सेल्सियस होता। लेकिन ग्रीन हाउस गैसेज के प्रेजेंस की वजह से 15 डिग्री सेल्सियस है प्लस में। तो देखिए कितना टेम्परेचर के अंदर फ़र्क आ गया, और ये क्लाइमेट रहने वाला बिल्कुल नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक लिविंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया ग्रीन हाउस गैसेज ने। ओके, वैसे ही सोलर सिस्टम की अगर अपन बात करें तो सोलर सिस्टम में भी कुछ एक प्लैनेट है, जैसे कि वीनस है, मार्स है, ओके, टाइटन है। इनके भी पास भी क्या है? गैसेज हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट करती हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, और ये सारे नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट। और अगर अपन बात करें क्वेश्चन के अंदर क्या था आपका आंसर, तो यहाँ पे डी आपका सही आंसर था, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। मैक्सिमम इन ऑप्शन के अंदर से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो करती है, कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, वो इसी का होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ पॉलिनेशन। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है ये। पॉलिनेशन का सभी को पता होना चाहिए जो बायोलॉजी पढ़ते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है? ये प्रोसेस है जिसके अंदर पोलन क्या होते हैं? ट्रांसफ़र होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट के ऊपर। ओके, और उसके बाद में वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सीड प्लांट्स है, उनका सिंगल मेजर पर्पस यही होता है, टू पास देयर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। और जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है वो क्या होती है? सीड होती है। ठीक है, और पॉलिनेशन असेंशियल स्टेप है अगर प्रोडक्शन करना है तो सीड का। तो ये होता क्या है एक्चुअली में फ्रेंड्स, जो प्रोसेस होता है पॉलिनेशन का, वो सक्सेसफुल तब होता है तब देखिए एंथर, ये जो पोलन ग्रेन्स है, ओके, पोलन ग्रेन्स कहाँ से? एंथर से प्रोड्यूस होते हैं। ये मेल फ्लावर है, और यहाँ से प्रोड्यूस होके ओके कहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे? स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र होंगे। ये स्टिग्मा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है, फीमेल जो पार्ट है फ्लावर का, उसके ऊपर ट्रांसफ़र होंगे। ओके, और इस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है, ये एंजियोस्पर्म से थोड़ा, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनसे थोड़ा सा अलग होता है सीड प्लांट्स का। ठीक है, और ये प्रोसेस होता क्या है एक्चुअली में, कि जैसे ही पोलन ग्रेन्स लैंड होते हैं स्टिग्मा के ऊपर, वहाँ पे पोलन ट्यूब बनती है, और पोलन ट्यूब से एंटर करते हैं एग सेल के अंदर, फिर माइक्रोफील के अंदर, और फिर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर यहाँ पे बनता है, ये एग दिख रहा है यहाँ पे आपको, और फिर यहाँ पे बनता है सीड का फॉर्मेशन। तो इस तरीके से देखिए ये ट्रांसफ़र जो होता है इसको अपन पॉलिनेशन कहते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ एंथर टू स्टिग्मा। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सी, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट के बारे में आपको बताना है कि ल्यूकोप्लास्ट किस काम में आता है, ये होता क्या है एक्चुअली। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो भी प्लांट होते हैं उनके अंदर एक होते हैं प्लास्टेट्स। प्लास्टेट्स में 2 तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ, एक तो ल्यूकोप्लास्ट और साथ में एक क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपको पता होगा, बहुत ही आसान है। ग्रीन पिगमेंट होते हैं इसके अंदर जिससे क्लोरोफिल होता है, ओके, जिससे फोटोसिंथेसिस भी होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉन पिगमेंटेड होते हैं, पहली बात तो यहाँ पे कोई पिगमेंट नहीं होता है। और उसके बाद में अगर अपन बात करें, ये ग्रीन भी नहीं होते हैं, ठीक है। और अगर ग्रीन नहीं होंगे तो नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यू होंगे प्लांट के। तो ये कहाँ पे होते हैं एक्चुअली के अंदर? ये होते हैं रूट्स के अंदर, बल्ब के अंदर और साथ में सीड्स के अंदर, यहाँ पे ही अवेलेबल होते हैं, ओके। और ये किस काम आएंगे? स्टोरेज के काम में आएंगे, स्टोर करने के, स्टोरेज, बल्क स्टोरेज। किस चीज़ का? स्टार्च का, वैसे लिपिड का, प्रोटीन का, इन सभी का क्या स्टोरेज करने के काम में आएंगे, ओके। इसीलिए इसको ल्यूकोप्लास्ट को कई डिफरेंट डिफरेंट नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि सबसे पहले सबसे पहले नाम याद कर सकते हैं अमाइलोप्लास्ट, उसके बाद में एलियोप्लास्ट, उसके बाद में एलियोप्लास्ट के बाद में प्रोटीनोप्लास्ट भी कहते हैं इसको। उसके बाद में एक नाम और ध्यान रख सकते हैं आप, एल्यूरोप्लास्ट। तो ये सारे नाम ही किसके हैं? ल्यूकोप्लास्ट के हैं, ये सारे के सारे नाम। कुछ भी पूछा जाए तो इसका आंसर यही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो आपका आंसर क्या होगा? हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड। तो फूड को स्टोर करने के काम में आता है ल्यूकोप्लास्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिनोमिना कैन ब्रिंग अबाउट वेरिएशन इन ए क्लोन। तो क्लोन के अंदर जो वेरिएशन आते हैं तो वो कौन से फिनोमिना की वजह से आते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक ड्रिफ्ट या फिर म्यूटेशन। ये आपके सामने चार ऑप्शन है और यहाँ पे जो सही आंसर है वो है सी, म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से ये चेंजेस होते हैं। ये क्या होता है? म्यूटेशन होता क्या है एक्चुअली में फ्रेंड्स? ये परमानेंट अल्ट्रेशन होता है, ओके। परमानेंट क्या होता है? अल्ट्रेशन होता है किसके अंदर? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अंदर। जो न्यूक्लियोटाइड अपन पढ़ते हैं, ओके, तो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस के अंदर जब परमानेंट अल्ट्रेशन हो जाए, ओके, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, वायरस के अंदर, डीएनए के अंदर, तब क्या होता है? म्यूटेशन हो जाता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो किसी भी डीएनए सीक्वेंस के अंदर चेंज होने को भी अपन म्यूटेशन कहते हैं, ओके। अगर क्या हो सकता है? मिस्टेक्स हो सकती है डीएनए की कॉपी होने के अंदर, रिजल्ट किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो सकते हैं, ओके, जैसे यूवी लाइट की वजह से म्यूटेशन इनकी वजह से भी होता है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, तो इनकी वजह से भी म्यूटेशन होता है, ओके। और चेंज होगा तो क्या होगा? बेसिस जो होते हैं अपने ACGT, इन बेसिस के अंदर क्या आ जाते हैं? टाइम के बाद में बदलाव आ जाते हैं, तो उससे हो जाता है म्यूटेशन, ओके। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। म्यूटेशन डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर भी होता है और एरर्स इसके अंदर बन जाते हैं, करेक्ट नहीं होते हैं टाइम के हिसाब से। अगर अपन एग्जांपल की बात करें म्यूटेशन की, तो आपने सिकल सेल अमीनिया का नाम सुना होगा, ओके, सिकल सेल अनीमिया। तो ये इसके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसके अंदर जो अपना होमोग्लोबिन होता है वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आरबीसी क्या हो जाते हैं? बहुत ही अबनॉर्मल बन जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, ओके, सिकल शेप के बन जाते हैं। तो इस वजह से क्या हो गया? ये म्यूटेशन हो गया, ओके। कैंसर भी एक वन ऑफ द कॉज है, कैंसर भी म्यूटेशन से हो जाता है, ओके। ह्यूमन जेनेटिक डिजीज़ है ये भी एक, और जो ग्रोथ कंट्रोलिंग डिजीज़ है उसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है, कैंसर कॉजिंग जीन्स आ जाते हैं बर्थ से ही, और उसके बाद में कैंसर हो जाता है, ओके। तो ये सब इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? सी, यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में यहाँ पे मैंने डिस्कस किया और आपको बताना है कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, ओके। सबसे पहला फंक्शन तो देखिए कि अलाउ करता है ये ओनली सेलेक्टेड सब्सटेंस टू पास इन एंड आउट ऑफ द सब्सटेंस, आउट ऑफ द सेल। तो कुछ सेलेक्टेड लोगों को ही अंदर जाना और बाहर आना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है। प्रोटेक्ट करना सेल को इंजरी से, ये भी इसका काम है। और मेंटेन करना शेप ऑफ द सेल, ये भी इसका काम है। तो यानी कि आपका जो आंसर है वो है डी, ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तीनों ही काम है। सबसे पहले तो आपको जो ध्यान रखना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो ये ध्यान रखना है प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्ट द सेल, ठीक है, सराउंडिंग से। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अंदर बाहर जाना, किसको अलाउ करना किसको नहीं करना, ये भी इसी का काम है। दोनों में ही अवेलेबल होते हैं ये, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक के अंदर भी और साथ में प्रोकैरियोटिक के अंदर भी, ओके। प्रोकैरियोटिक कौन से सेल होते हैं? बैक्टीरिया सेल होते हैं, आपको पता होगा। और यूकैरियोटिक कौन से? प्लांट प्लस एनिमल सेल को अपन यूकैरियोटिक कहते हैं, ओके। और ये एक बैरियर होती है इनर और आउटर सरफेस के अंदर,
जो सेल मेम्ब्रेन होती है जिसके अपन बात कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल के अंदर जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आउटसाइड होती है बॉडी के, जहाँ मतलब जो इनके सेल होता है उसके आउटसाइड होती है, बिल्कुल आउटर साइड के अंदर। ओके, किसके अंदर? एनिमल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर अपन प्लांट की बात करें, ओके, तो ये क्या होते हैं? जस्ट बेनिथ के अंदर होते हैं, जो थोड़ा सा अंदर होते हैं किसके? सेल वॉल के। ठीक है, प्लांट के अंदर। तो ये चीज़ें जो कि आपको ध्यान रखनी है, और यहाँ पे आपका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इज द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल? तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से नॉन लिविंग पार्ट कौन सा है सेल का। ओके, वैक्यूल्स, ग्रैनुअल्स, लाइसोसोम्स या फिर बोथ ए एंड बी। ओके, ये आपका सवाल है। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको सी के बारे में डिस्कस करता हूँ कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं। कि वेसिकल्स होते हैं जिनकी साइज़ होती है 400 से 800 म्यूएम, और कैसे फाउंड होते हैं? बडिंग से, बडिंग ऑफ गोल्गी बॉडी से। ठीक है, और इनके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी होते हैं, डाइजेस्ट कराने का काम करते हैं ये फूड को। ओके, लाइसोसोम्स का काम यही है, फूड पार्टिकल्स को। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये तो ऑप्शन हट जाता है आपका, यानी कि ये तो नॉन लिविंग पार्ट नहीं है। बचते हैं ए और बी, यानी कि वैक्यूल्स और ग्रैनुअल्स, ये दोनों ही क्या है? नॉन लिविंग है। अगर अपन नॉन लिविंग की बात करें सबसे पहले, तो क्लोरोप्लास्ट भी नॉन लिविंग है। उसके बाद में वैक्यूल्स तो मैंने आपको बता ही दिए। ओके, ग्रैनुअल्स भी हुआ, सेल का सैप होता है जो, ओके, वो भी होता है, सेल वॉल, ये सभी नॉन लिविंग के अंदर काउंट होते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो सेल बायोलॉजी के अंदर ग्रैनुअल्स क्या होते हैं? स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो ग्रुप ऑफ ल्यूकोसाइट्स से, जिनको ग्रैनुलोसाइट्स भी कहते हैं, ओके, उनसे बनते हैं और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, और नेचुरल किलर सेल्स भी इसके अंदर होते हैं ग्रैनुअल्स के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a genetically engineered form of brinjal known as the BT brinjal has been developed. The objective of this is, तो देखिए फ्रेंड्स, बीटी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, इनको लेकर काफ़ी टाइम से इशू चल रहा है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपके लिए डाला है इस वाले सेशन के अंदर, ताकि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से कुछ ना कुछ पेपर में ज़रूर आए। जीएम क्रॉप को लेकर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं देश के अंदर, रिसेंटली काफ़ी बड़े हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक होता है ब्रिंजल, उसके बारे में अपन जानते हैं कुछ। ओके, बेसिक जो ये बीटी क्रॉप बनता है, जीएम क्रॉप जिसको अपन बात करें, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, इसके अंदर ब्रिंजल के अंदर CRY1AC नाम का जीन इंसर्ट किया है। ओके, कौन सी सॉइल से? सॉइल में क्या होती है? बैक्टीरियम बैसिलस, एक बैक्टीरियम है बैसिलस, ओके, थुरिंगजीनियसिस। इससे क्या किया है? इससे क्या किया है? एक जो बैक्टीरिया है उसको इंसर्ट किया है, ओके, CRY1AC को। और इसके जीन के इंसर्ट करने से जो ब्रिंजल प्लांट है वो रेजिस्टेंट हो गया थोड़ा सा, ओके, अगेंस्ट किसके? लिपिडोपैट्रॉन के। ये एक इंसेक्ट होते हैं जो कि ख़राब करते हैं, ओके, किसको? ब्रिंजल को। तो इनको क्या हो गया? इनको लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, और ये जो चीज़ है ना, ये आगे डेवलप नहीं हो पाई क्योंकि रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया। ओके, तो जो बैक्टीरियम था बैसिलस, उसको डाल के रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया अगेंस्ट द लिपिडोपैट्रॉन के अगेंस्ट। और वैसे ही ब्रिंजल फ्रूट के अंदर शूट बोरर और फ्रूट बोरर भी होते हैं, उनके अगेंस्ट भी इसको क्या कर दिया? इम्यून कर दिया। ठीक है, शूट बोरर और साथ में फ्रूट बोरर, इन दोनों के अगेंस्ट भी क्या कर दिया? इम्यून कर दिया। और उससे क्या हुआ? जो अपना प्रोडक्शन है, यानी कि जो नॉर्मली ऐसा होता है कि 20% तो ब्रिंजल ख़राब ही हो जाते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि अपना प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो अपन को प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, इकनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे क्रॉप की ज़रूरत थी जो कि नुकसान भी ना पहुंचाए और प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाए। ओके, तो इसको लेके ही ये स्टार्ट किया गया, और यहाँ पे आपका जो आंसर है वह है ए, पेस्ट रेजिस्टेंस करने के लिए इसको बनाया गया है, इसको काम में लिया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन इंसुलिन इज है। तो इंसुलिन क्या है फ्रेंड्स? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है किसी को दिक्कत आएगी। अब देखिए इंसुलिन है क्या फ्रेंड्स? पहली बात तो पेप्टाइड है, तो आपका आंसर तो हो जाता है सी, पेप्टाइड हार्मोन है एक तरीके का ये, जो कि कौन बनाते हैं? बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियास। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेनक्रियास, इस वाले पोर्शन में। तो ये पेनक्रियास क्या बनाती है? बीटा सेल्स बनाती है, और ये बीटा सेल्स क्या करते हैं? अलाउ करते हैं इंसुलिन को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसका इंसुलिन का काम क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है। इंसुलिन का जो काम है एक्चुअली में, देखिए इंसुलिन का जो काम है वो क्या है? बॉडी से शुगर को निकालना। ओके, तो जितने भी देखिए, जब भी आप कुछ भी खाना खाएंगे तो उसके अंदर शुगर ज़रूर होगा।
जिसको अपन ग्लूकोज भी कहते हैं, तो इसको अपने ब्लड में से एक्सट्रैक्ट करके किसी और जगह भेज के वहाँ पे उसको यूटिलाइज करने का काम है किसका, इंसुलिन का। ठीक है, तो क्या है ये, इंसुलिन से हार्मोन है जो कि मेड बाय पैनक्रियाज दैट अलाउ योर बॉडी टू यूज शुगर फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट इन द फूड दैट यू ईट फॉर एनर्जी एंड टू स्टोर ग्लूकोज फॉर फ्यूचर यूज़। ओके, तो फ्यूचर में ग्लूकोज को यूज़ करने के लिए, साथ में इसको डाइजेस्ट कराने के लिए ये सब काम में आती है। और जो अपना ब्लड शुगर लेवल है उसको हेल्प करेगी है। ठीक है, ना ज़्यादा हाई होने में देगी और ना ज़्यादा लो होने देगा। इंसुलिन हाई हो गया तो क्या हो जाएगा, आपको हाइपर ग्लाइसेमिया हो जाएगा। ओके, और अगर कम हो गया तो क्या हो जाएगा, हाइपो हो जाएगा। हाइपर की जगह हाइपो ग्लाइसेमिया। तो ये किसका है, BGL का है, ब्लड ग्लूकोज लेवल का है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली होता क्या है, जो सेल अपनी बॉडी के अंदर उनको एनर्जी चाहिए होती है और शुगर से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, लेकिन डायरेक्टली अपने जो सेल्स होते हैं वो शुगर से एनर्जी निकाल नहीं पाते हैं। ओके, तो उसी वक्त क्या होता है, जो पैनक्रियाज होती है वो सिग्नल करती है, रिलीज़ करती है इंसुलिन को, जो अपने ब्लड से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, उसके बाद में ऑब्जर्व करते हैं शुगर को अपने ब्लड स्ट्रीम से, तब जाके जो अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर द लेम्फोसाइट सेल फॉर्म्ड। ओके, तो 9th क्वेश्चन है ये, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेम्फोसाइट सेल के बारे में, सेल के बारे में आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है लेम्फोसाइट सेल। ओके, अब तो आपको बताना है कि ये कहाँ पे बनते हैं, फॉर्म कहाँ होते हैं, लिवर में, लॉन्ग बोन में, पैनक्रियाज में या फिर स्प्लीन में। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है लॉन्ग बोन। ओके, लॉन्ग बोन के अंदर इनका फॉर्मेशन होता है, और ये एक्चुअली होते क्या है, ये सब टाइप होते हैं किसके, वाइट ब्लड सेल के, WBC के। ओके, वर्टिब्रेट जो इम्यून सिस्टम है उनके अंदर। और इसके अंदर 3 तरीके के सेल्स होते हैं वैसे बेसिकली, NK सेल्स भी होते हैं लेम्फोसाइट सेल के अंदर, जिनको अपन नेचुरल किलर सेल कहते हैं। ओके, उसके अलावा T सेल्स होते हैं, उसके अलावा B सेल्स होते हैं। ये 3 तरीके के इंपॉर्टेंट सेल्स हैं जो कि लेम्फोसाइट सेल्स है, और ये आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में काम में आता है। लेम्फोसाइट, ये T लेम्फोसाइट सेल वही सेल है जिनको डिस्ट्रॉय करता है HIV वायरस। ओके, ये अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ा के रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे जो इसका फॉर्मेशन है लेम्फोसाइट का, ये लॉन्ग बोन है, और ये मैच्योर कहाँ होते हैं, स्प्लीन के अंदर, D, यहाँ पे ही जाके ये मैच्योर होते हैं, लेकिन इनका जो फॉर्मेशन है वो लॉन्ग बोन के अंदर होता है। सो देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, निमोनिकोनियासिस अफेक्ट द वर्कर्स हु वर्क मेनली इन। तो निमोनिकोनियासिस जो इफेक्ट होता है वर्कर्स के अंदर, वो मेनली कहाँ पे काम करने की वजह से होता है। तो ओके, तो आपके सामने 4 इंडस्ट्रीज़ के नाम लिखे हुए हैं, तो आपको बताना है कि कहाँ पे होता है। ठीक है, ये क्या है कि ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ है। देखिए यहाँ पे लंग बने हुए हैं, तो सिंपल सी बात है, निमोनिकोनियासिस क्या है, एक लंग डिजीज़ है। ये भी अपने आप में एक सवाल है जो कि आपको ध्यान रखना है। ओके, और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ बन जाता है इनहेलेशन से। किस चीज़ के इनहेलेशन से, डस्ट के। ओके, कहाँ पे होता है, मेजरली माइंस के अंदर होता है या फिर एग्रीकल्चर के अंदर। तो यहाँ पे देखिए मैंने कोल माइनिंग इंडस्ट्री लिखी हुई है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो B यहाँ पे आंसर है। ओके, इसको दूसरा नाम भी है इसके, माइनर्स लंग भी इसे डिजीज़ भी कहते हैं, इसे माइनर्स लंग डिजीज़ भी इसे कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ब्लैक लंग डिजीज़ भी कहते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। कोल, कार्बन, इन सब की माइनिंग इंडस्ट्री से होता है। वैसे एक सिलिकोसिस भी होता है, सिलिकोसिस भी होता है, वो भी आपको ध्यान रखना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको पोटर्स रॉड डिजीज़ भी कहते हैं। ये सिलिका के इनहेलेशन से होता है। कहाँ सिलिका कब इनहेलेशन होता है इसका, जब कोई भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है। ओके, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसकी ऐश से सिलिका का फॉर्मेशन, और अगर वो इनहेल हो जाए तो सिलिकोसिस डिजीज़ होता है। तो यहाँ पे जो लेकिन आपका आंसर है वो है B। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो फ्रेंड्स, ये आज के आपके लिए इंपॉर्टेंट 10 बायोलॉजी के क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपके सभी पेपर में बहुत काम आएंगे, स्पेशली SSC के अंदर। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम।